हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बफर ओवरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो और फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बफर ओवरफ्लो अटैक के बारे में। तो बफर ओवरफ्लो अटैक से इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है बफर। बफर क्या होता है? तो बफर एक इंटरमीडिएट स्टोरेज यूनिट होती है, यानी कि कंप्यूटर रिसोर्स सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज जो होती है इंटरमीडिएटली किसी डेटा को स्टोर करने के काम आती है, जिसे हम कहते हैं बफर। अब इस इंटरमीडिएट स्टोरेज का मतलब क्या है? इस इंटरमीडिएट स्टोरेज का मतलब ये है कि अगर कोई डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है किसी बस के थ्रू, और उस बस के अंदर अभी जो अगला वाला जो स्टेप है उसमें अभी जो डाटा क्लियर नहीं हुआ है, उस डेटा का या उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई एक ऐसा मेमोरी स्टोरेज जो कहीं बीच पोजीशन में, ये कोई जहां से डेटा गया है जहां जाना है उसकी कहीं बीच स्टोरेज जगह पर हम जहां उस डेटा को स्टोर कर देंगे उसे हम कहते हैं बफर। ठीक है, तो बफर क्या है? एक स्टोरेज यूनिट है जो कि किसी डेटा को इंटरमीडिएट स्टेज पर आकर स्टोर करने के काम आता है। तो यहां पर क्या होता है, अब इस स्टोरेज यूनिट की एक कैपेसिटी होती है कि ये इतना ही डेटा, एक लिमिट तक का डेटा होल्ड कर सकता है। तो अब यहां पर क्या करता है, जो अटैकर करता है, अटैकर क्या करता है, अकर, ये सबसे पहले बात करेंगे हम, ये अकर कब होता है? तो इसमें ये अकर होता है जब व्हेन द वॉल्यूम ऑफ डेटा, जब डेटा का जो वॉल्यूम है वो एक्सीड कर जाए मेमोरी बफर की कैपेसिटी से ज्यादा। मेमोरी अगर मान लीजिए कि कोई बफर है, उसकी कैपेसिटी 10 बिट्स की है और हम उसमें 12 बिट्स डेटा दे दें, तो क्या होगा? ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी इतनी सी, इससे ज्यादा, जैसे पानी नहीं भर देते बाल्टी के अंदर, अगर जितना कैपेसिटी है बाल्टी की उससे ज्यादा हम पानी दे देंगे तो बाल्टी से ओवरफ्लो कंडीशन, जो बाकी का जो पानी होगा वो बाहर फैलने लग जाएगा। अब इससे क्या होता है, इसी तरीके से मेमोरी के अंदर भी ये डेटा ओवरफ्लो कर जाता है और एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे जाकर कहीं स्टोर होना शुरू हो जाता है। जहां इसे स्टोर होना था बफर के अंदर स्टोर ना होके जो डेटा होता है एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होने लग जाता है। और हो सकता है कि वो मेमोरी लोकेशन सेफ ना हो उस डेटा के लिए, सिक्योर ना हो उस डेटा के लिए, और अटैकर उस डेटा को रीड या उस डेटा के अंदर कोई भी छेड़खानी या चेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, चेंज कर सकता है उस डेटा को, तो इसी को हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। तो इससे क्या होता है, अटैकर एक्सप्लॉइट बफर ओवरफ्लो इशू बाय ओवरराइटिंग द मेमोरी। मेमोरी के अंदर ज्यादा ओवरराइटिंग करने की वजह से हम ये बफर ओवरफ्लो देखने को मिलता है। अब प्रिवेंशन क्या है, और हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं बफर ओवरफ्लो को बचाने के लिए? तो सबसे पहला है फ्लैग सर्टेन एरिया मेमोरी एज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? पहला कारण था ना ओवरराइटिंग की वजह से। ओवरराइटिंग की वजह से ही तो ये इशू हो रहा था। तो हम कुछ मेमोरी एरियाज को इस तरीके से मतलब कंप्यूटर सिस्टम को डिजाइन करते समय इस तरीके के मेमोरी एरिया बना दें जिनको हम नॉन एग्जीक्यूटेबल बना दें। कुछ मेमोरी लोकेशंस जहां अगर कोई भी डेटा का प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसके अंदर छेड़खानी ना हो। ठीक है, तो उस समय हम कोई और एक्सटर्नल एग्जीक्यूट ना करें, कोई अपना कोड एग्जीक्यूट ना करें। दूसरा है सी हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग ये हम नहीं, जब कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है तो उसके आर्किटेक्चर के अंदर इस स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टेक्निक होती है, इसको इनबिल्ट किया जाता है हार्डवेयर लेवल पर इनबिल्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी मैलिशियस कोड इस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट ना करवाया जा सके। ठीक है, उसके बाद है यूज ओएस रनटाइम प्रोटेक्शन। ओएस रनटाइम प्रोटेक्शन का मतलब जब भी हम कोई प्रोग्राम को रन करवा रहे हों तो उसमें ओएस के अंदर इस तरीके के ओएस, यानी कि अब यहां पर तो हमने हार्डवेयर के अंदर प्रोटेक्शन लगाई थी, अब यहां पर हम ओएस यानी कि एक सॉफ्टवेयर लेवल पर हम एक प्रोटेक्शन लगा दें कि जिससे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उसके अंदर किसी भी तरीके का एग्जीक्यूशन, एक्सटर्नल एग्जीक्यूशन ना करवाया जा सके किसी अटैकर के द्वारा। उसके बाद होता है कीप डिवाइस पैचिंग। डिवाइस पैचिंग का मतलब क्या है? डिवाइस पैचिंग यानी कि कोई 2-3 डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ पैचिंग कर एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं
और अगर कोई भी इस तरीके की बग्स उन्हें फाइंड आउट होते हैं, बग मिलते हैं, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती है इस तरीके की जो थ्रेट पहुंचा सकती है, थ्रेट को के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो उन्हें उसी जगह पर ठीक किया जा सके, तो ये होता है कीप डिवाइस पैचिंग। अगला जो मेथड है वो है फॉलो लीस्ट प्रिविलेजेस। लीस्ट प्रिविलेजेस माने हर देखो, जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उस एप्लीकेशन यूज करने पर हमको कई सारे क्या होते हैं, हम उनको कुछ एग्री करते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस पर एग्री करते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी भी टर्म एंड कंडीशन पर एग्री कर दें, ठीक है, हम सिर्फ उनको उतनी ही परमिशन दें जितना उनके काम के लिए जरूरी है, हर परमिशन उसको ना दें, कुछ परमिशन दें जिसकी वजह से अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोई थ्रेट आता भी है, कोई अटैकर अटैक भी करता है, तो उतने लेवल का ही डैमेज पहुंचे जितना उसको हमने उसको क्या कहते हैं परमिशन ग्रांट कर रखी है। उसके बाद होता है यूज मेमोरी सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे लास्ट है कि हमको ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करना चाहिए जो कि मेमोरी सेफ या मेमोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हो, जैसे कि पाइथन, जावा, सी शार्प एसेट्रा। ओके, तो ये था बफर ओवरफ्लो। इसके बाद है अगला टॉपिक इंटीजर ओवरफ्लो। तो अब हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर ओवरफ्लो। तो इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है? ट्राइंग टू इंसर्ट रिजल्ट दैट इज टू लार्ज। अब इसके अंदर क्या होता है, यदि कोई हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, लेट्स सपोज इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया, अब हर एक डेटा टाइप की एक रेंज है कि वो इतना और इससे ऊपर का डेटा होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, एक उसकी रेंज है। जैसे इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर की होती है -32,768 से लेके प्लस में पॉजिटिव में 32,767 तक। तो ये हमारी रेंज होती है इंटीजर की। सी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पर क्या होता है, इनकी इतनी रेंज है। अगर लेकिन मैं ये वैल्यू इसके अंदर असाइन करवाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, इंटीजर जो वैल्यू होगी ए, इसे होल्ड नहीं कर पाएगी। ये जो ए वेरिएबल है ये इसे होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं इसी को हम कहते हैं इंटीजर ओवरफ्लो। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि किसी डेटा की होल्डिंग कैपेसिटी है 1 करोड़, ठीक है 1 करोड़। अब किसी की कैपेसिटी मात्र इतनी है, लेकिन इससे जैसे ही 1 करोड़ और 1 होगा, 1 करोड़ 1, तुरंत ये क्या हो जाएगा, दोबारा से रीसेट हो जाती हैं, वैल्यूज 1 पर आ जाएगी। तो 1 करोड़ से डायरेक्ट 1 पर आ जाएगी। ऐसा शायद मेरे हिसाब से एक बार YouTube के साथ भी हुआ था कि एक वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, उसके इतने सारे व्यूज बढ़ गए थे, लेकिन YouTube के अंदर ये वल्नरेबिलिटी थी कि उसकी एक मैक्सिमम लिमिट थी उसके व्यूज की, कि इतनी पॉसिबल व्यूज ही YouTube का जो डेटा था, YouTube के जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया था, वो एक लिमिट थी उसकी कि उतना ही व्यूज को कैलकुलेट कर सकता है, एक मैक्सिमम लिमिट थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैसी उसकी उस मैक्सिमम लिमिट से उस वीडियो को ज्यादा देखा गया, तुरंत वो रीसेट हो गया और उसके व्यूज 0 हो गए। समझ में नहीं आई? तो इसी को हम कहते हैं इंटीजर ओवरफ्लो अटैक। अब इसके प्रिवेंशन के मेथड क्या होते हैं, मेजरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो मेजरिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम उसके अंदर आने वाली हर एक सिचुएशन को मेजर पहले से करके चलें कि हमारी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी जा सकती हैं, कितना हमको मैक्सिमम अपने डेटा की कैपेसिटी बना के रखनी है, ठीक है, ये हम पहले से मेजर करके चलें। दूसरी चीज है चेंज द फ्लो इफ ओवरफ्लो अकर। चेंज द फ्लो का ओवरफ्लो अगर, यानी कि हम एक कंडीशन सेट कर दें कि अगर कि हमारे पास डेटा ज्यादा होल्ड करवाने के लिए कुछ स्टोरेज नहीं है, ठीक है, तो हम एक ऐसी कंडीशन सेट करें कि अगर इससे ज्यादा डेटा होता है तो उसके बाद कहां जाएगा, वो कंडीशन दूसरे पे चला जाएगा। अब उसको नहीं हमको रीड करना, दूसरा फ्लो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 करोड़ की वैल्यू सेट थी और जैसी 1 करोड़ 1 होगा तो 1 करोड़ 1 होते ही ये इसको ना, अब जो जिस पहले वाले मेथड पे चल रहा था उसे ना एग्जीक्यूट करके आप कोई और कंडीशन को फॉलो करें। तो हम कंडीशन चेंजिंग कर रहे हैं, हम फ्लो चेंज कर रहे हैं।
उसके बाद आता है असाइन स्पेशल कैरेक्टर्स एट ओवरफ्लो कंडीशन। ये तो दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड है ये है कि यदि कंडीशन अकर होती हैं जिसमें हमको ये नहीं मालूम कि हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, हम कितना डेटा रखें, तो हम ये रख सकते हैं कि जैसे ही इस कंडीशन से ऊपर जाएगा तो हम उनको कुछ वैल्यूज या स्पेशल कैरेक्टर्स से डिनोट करने लग जाएं। जैसे कि 1000 को 1K, ठीक है, हम करते हैं ना, और 10 लाख को हम करने लग जाते हैं 1 मिलियन से। तो ये सारी जो चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेशल कैरेक्टर असाइनिंग करने की काम कर रहे हैं। तो ये था इंटीजर ओवरफ्लो। इसके बाद है फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक बग है, ठीक है, इट इज अ बग वेयर यूजर पास फॉर्मेट स्ट्रिंग एज इनपुट इन फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट टू प्रिंट एफ स्कैन एफ लाइक फंक्शंस। क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग हम जब करते हैं तो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। और फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो ये प्रिंटफ फंक्शन होते हैं या फिर स्कैनफ फंक्शन, और या फिर प्रिंटफ स्कैनफ जैसे ही ऐसे फंक्शन जिनके आर्ग्यूमेंट के अंदर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करें, यानी कि फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसके अंदर एक जो आपके इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो स्ट्रिंग होती है जो डिफाइन करती है कि कौन सी वैल्यूज को हमको असेस करना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। और ये जो %d और %s होते हैं ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। %s ये डिफाइन कर रहा है जैसे ही प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर जाएंगे तो %s पे जैसे ही आएगा तो सबसे पहले ये देखेगा परसेंट से इसको ये मालूम चल जाएगा कि प्रोग्रामर जो प्रोग्राम कर रहा है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि किसी टाइप के हम डेटा को हमें एक्सेस करना है। तो एस ये बताएगा वो किस टाइप का डेटा है। एस का मतलब स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। और जब ये इधर से इस वाले डेटा को पहले नंबर पर आया है, पहले डेटा को फेच करेगा तो ए पे जाएगा, ये हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है, हेलो प्रिंट कर देगा, करेगा नहीं करेगा। उसके बाद %d ये दिखा रहा है कि इंटीजर टाइप डेटा है, बी पर जाएगा तो ये 2 प्रिंट कर देगा। तो ये दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर परेशानी ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोड रन करवाने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे तो हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट प्रिंट हो गया, लेकिन ऐसा होता कैसे है, ये लेट सपोज ये स्टैक है, स्टैक का यूज करते हैं। यहाँ पर स्टैक डेटा टाइप आपने पढ़ा होगा, तो स्टैक का यूज करते हैं हम। और स्टैक के अंदर क्या होता है, मान लीजिए नीचे कुछ डेटा है, ऊपर कुछ डेटा है। पहला है s, तो %s रहेगा यहाँ पर, उसके ऊपर है %d, ठीक है। %s जैसे आएगा तो ये %s एक हेलो वर्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। %s किसी एड्रेस पे हेलो वर्ड लिखा हुआ है, उस एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। %d का मतलब यही है कि %d नहीं होगा यहाँ पर एड्रेस होगा। अब एड्रेस हो सकता है ABCD, कुछ भी, जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस पर ये जो 2 है हमारा डेटा है वो रखा हुआ है, आ जाएगा। अब इसमें परेशानी ये आएगी कि अगर इनपुट के अंदर मैंने क्या लिखा है, वेयर यूजर पास फॉर्मेट स्ट्रिंग एज इनपुट, अगर इनपुट के अंदर यूजर्स ने को एक सहूलियत दी गई है कि हम वो यूजर फॉर्मेट स्ट्रिंग पास कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर उसने मान लीजिए कि ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है और उसने पास कर दी %d, तो अब इससे क्या होगा, अब जैसे ही ये वाला तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर का जो डेटा रखा होगा उस डेटा पे %d जाएगा, और %d उसकी इंटीजर वैल्यू जो भी कुछ होगी, अगर 2 है या 3 है या 5 है, तो वो हमको प्रिंट करके दे देगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हो गया कि हमारा जो डेटा था जो स्टैक के अंदर फीड था
वो डेटा अटैकर को गेन हो गया। तो डेटा अटैकर को गेन हो गया तो अटैकर का जो पॉइंट था अटैक करने का वो फुलफिल हो गया। दूसरी चीज, ऐसी और परसेंट डी है, एक और परसेंट डी है, तो ऊपर जो परसेंट डी का होगा वहां पे जो डेटा रखा होगा वो डेटा भी एक्सेस हो जाएगा। मान लीजिए परसेंट डी नहीं लिखा, उसने परसेंट पी लिख दिया, ठीक है। अब परसेंट पी में क्या होता है, परसेंट पी पॉइंटर इंडिकेट करता है, यानी कि अगर यहां पर है तो यहां का जो एड्रेस होगा, अब की बार एबीसीडी था, यहां पर एक्स वाई जेड, जो पॉइंटर होगा, जो एड्रेस होगा, वो एड्रेस प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि प्रिंट है, फंक्शन के अंदर है, तो एड्रेस दे देगा एक्स वाई जेड। और एड्रेस अगर मिल जाएगा किसी अटैकर को उस डेटा का, कि डेटा कहां रखा है, उसका एड्रेस क्या है, तो भी वो उस एड्रेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है, आगे अपनी यूज कर सकता है। तो ये था फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी, और इसका हम कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे मेन सॉल्यूशन तो यही है कि इनपुट के अंदर हम किसी भी तरीके का फॉर्मेट स्ट्रिंग अलाउड ही ना करें, हम फॉर्मेट गार्ड का यूज करें, ठीक है, फॉर्मेट गार्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो आज के लिए थैंक यू।